बता देना यार। हम लोग देख रहे थे IEP। तो हम लोग देख रहे थे IEP मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके जो रचयिता थे, जो उसने फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जीन मेल गैस्पॉड इटार्ड, ने एक जंगल के बच्चे पर अध्ययन किया और बताया कि ऐसे बच्चों का IEP होना चाहिए। हुआ नहीं क्या? IEP ऐसे बच्चों को होना चाहिए जो जंगल में रहते हैं। ऐसे बच्चों को ग्रुप में नहीं, ऐसे बच्चों का ग्रुप में IEP नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम था, मीन्स एक इंडिविजुअल व्यक्ति का ही बनेगा अकेले अकेले। तो किन बच्चों का बनना चाहिए? ऐसे बच्चों का बनना चाहिए जो जंगल में रहते हैं, उन बच्चों का हमें अध्ययन करना चाहिए। अब सबसे पहले हमने ये देखा IEP के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कि कैसे हम IEP को डिफाइन करें कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। IEP में 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग डेमोग्राफिक डाटा देंगे, जिसमें हम लोग बच्चे की डेमोग्राफिक डाटा के बारे में जानकारी करेंगे, जैसे कि नाम, उसका सेक्स, उसकी उम्र, एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डिसेबिलिटी, उसका एड्रेस और उसकी क्वालिफिकेशन। अगला कंपोनेंट है फैमिली प्रोफाइल। उसमें फैमिली में हम उसके घर वालों के बारे में जानेंगे, जैसे कि माता का नाम, पिता का नाम, माता पिता का व्यवसाय, माता पिता की शिक्षा और उनकी आय। अगला कंपोनेंट है फैमिली डिटेल्स। हम यहाँ पे देखेंगे कि वो किस प्रकार की फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, डाइवर्सी फैमिली है या सिंगल फैमिली है। अगला कंपोनेंट है पेडिग्री चार्ट। इसमें देखेंगे हम लोग क्लिनिकल सेटअप में यूज करते हैं, इससे बच्चे की हेल्थ हिस्ट्री का पता चलता है। फिर तो कुछ सिंबल्स हैं, ये तो बना के देखने पड़ेंगे भैया, ठीक है। पेडिग्री चार्ट समझाना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड नहीं किया। क्या है ये? पेडिग्री चार्ट। हाँ, इसको रिकॉर्ड कहाँ किया जा सकता है? इसमें सिंबल है और ये सब ये तो पेडिग्री चार्ट है, समझाना पड़ेगा, ये देख लेंगे बैठ के समझाना। अगला हम लोग जाते हैं, अगला कंपोनेंट जो है क्या है? बर्थ हिस्ट्री। कितने कंपोनेंट में? 5, 1 2 3 नहीं, 4। ये जो है जनरल बैकग्राउंड के कंपोनेंट हैं। 1 2 3 4 5। अगला है बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री को 2 तरीके इन्होंने डिवाइड किया, एक है प्रीनेटल, एक है पोस्टनेटल। प्रीनेटल मतलब नॉर्मल डिलीवरी, फैंटम डिलीवरी, और पोस्टनेटल मतलब इन्फेक्शन डिजीज। अब लोग जानते हैं डेवलपमेंट हिस्ट्री, कि डेवलपमेंट डिले, नेक फोल्डिंग, चलने तक का डिटेल या नहीं, चलने तक डिटेल्स नहीं। यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंटल हिस्ट्री की बात करेंगे, कि उसमें जो डिले हो रहा है कि वो किसकी वजह से हो रहा है, ये देखेंगे। मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, स्कूल हिस्ट्री देखेंगे। IEP में टीम ऑफ प्रोफेशन होते हैं। हाँ, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो IEP बनती है वो एक इंडिविजुअल पर्सन की बनती है, लेकिन IEP बनाने में एक अकेला व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। इसमें बहुत सारे लोग मिले होते हैं जो एक व्यक्ति के ऊपर रिसर्च करते हैं और उसका IEP बना के तैयार करते हैं। बच्चे के बैकग्राउंड हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना भी जरूरी है। डिसेबिलिटी का क्या प्रकार है ये भी जानना बहुत जरूरी है, और डिसेबिलिटी किस कारण से आया इस बात का भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। अगला असेसमेंट। अच्छा, ये पहला इसका कंपोनेंट है, असेसमेंट दूसरा है। अगला कंपोनेंट है, माफ कीजिएगा रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अगला कंपोनेंट है इसका असेसमेंट। किस तरीके से हम व्यक्ति का असेसमेंट करते हैं, जो कि ये IEP का दूसरा कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट हमने देखा था जनरल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने डेमोग्राफिक भी डाटा देखा, फैमिली प्रोफाइल देखी, फैमिली डिटेल्स देखी और पेडिग्री चार्ट बनाया और बर्थ हिस्ट्री जानी। अब दूसरा कंपोनेंट हम जो देख रहे हैं वो है असेसमेंट। एक असेसमेंट जो है वो IEP का दूसरा कंपोनेंट है, जिसमें IEP का एक मल्टीपल डिसिप्लिन होता है। मल्टीपल डिसिप्लिन मीन्स एक प्रोफाइल से हम सिर्फ उसका असेसमेंट नहीं करते, हम बहुत तरीके से हम उसका असेसमेंट करते हैं। यह एक बहुत से लोग द्वारा किया जाता है, मतलब यह टीम वर्क होता है। इसमें असेसमेंट सिर्फ किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता, बहुत सारे लोगों द्वारा इसमें असेसमेंट किया जाता है। यह बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसे कितने लोग चाहिए। बिल्कुल सच बात है। एक स्पेशल एजुकेटर का होना बहुत जरूरी है। IEP USA में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। IEP में कोई प्रोफेशनल शामिल
नहीं होते। मतलब कि ये हुए सीधी सीधी आईपी बनाते समय एक स्पेशल एजुकेटर होना बहुत ज़रूरी है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्रोफेशनल शामिल हो या ना हो। दूसरी चीज़, एक स्पेशल एजुकेटर बहुत ज़रूरी है। स्पीच थेरेपिस्ट बहुत ज़रूरी है जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ज़रूरी है जो कि सेंसरी राइटिंग को जज करता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़रूरी है जो मैटर डेवलपमेंट को देखता है। स्पेशल एजुकेटर जो कि एजुकेशन को, हमारी अपनी एजुकेशन जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में देखता है। मेडिकल थेरेपिस्ट होता है, मेडिकल थेरेपिस्ट जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट को देखता है। अब जब असेसमेंट हो गया उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक आईपी जो जब ये असेसमेंट हो गया तो पूरा सारा डाटा डिटेल्स निकाल लेते हैं इन ऑन स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सब के द्वारा, और फिर हम इसको बैठकर इसका एनालिसिस करते हैं। अगला जो कंपोनेंट है आईपी का वो है सिलेक्शन ऑफ गोल्स। कैसे हम लोग जो आईपी का जो असेसमेंट हुआ उसके बाद हम लोग किस तरीके से हम लोग अपने गोल को डिसाइड करें। दो प्रकार के होते हैं हमारे गोल्स, एक लॉन्ग टर्म होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल एक ईयर प्लान रहता है, इसे एनुअल गोल भी कहते हैं, मीन्स जो 365 दिन में, जो कि लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं हमसे। शॉर्ट टर्म गोल जो 3 महीने का गोल होता है। हर बच्चे अलग अलग गोल होते हैं। मतलब कि दो तरह के गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 1 साल का, शॉर्ट टर्म 3 महीने का। और हर बच्चे के डिफरेंट गोल्स अलग होते हैं क्योंकि हमने पहले उसका असेसमेंट किया है, तो असेसमेंट के द्वारा उसके सारे डेवलपमेंट डिफरेंट निकल के आए हैं। इस कारण जैसा जिसको चाहिए होता है वैसा देते हैं। तो उस कारण उसके गोल्स भी अलग अलग होते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम वाले को लॉन्ग देते हैं। अगला हम जरा डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म गोल को थोड़ा डिटेल में। लॉन्ग गोल सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स होते हैं। विदाउट पेरेंट, बिना मतलब कि परिवार वालों की अनुमति से, अपने माता पिता की अनुमति से हम गोल सिलेक्शन नहीं कर सकते। गोल का जो चयन होता है वो चाइल्ड के करंट लेवल पे होता है। जैसे यदि बच्चा 14 साल का है और नमाज पढ़ना सिखाते हैं तो नमाज पढ़ना एक आईपी गोल है। अतः सबसे पहले पेरेंट्स के कंसर्न करते हैं, फिर स्पीच थेरेपी के द्वारा नमाज पढ़ना सिखाते हैं। अगला जो इसका जो कंपोनेंट है आईपी का वो है प्रोसीजर। पहले गोल डिसाइड हो गया, उसके बाद अगला पॉइंट आया हमारा प्रोसीजर। कैसे, मतलब कैसे, किस तरीके से हम जो गोल जो डिसाइड किया है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसाइड किया है, उसको कैसे मेथड से, किस प्रोसेस के द्वारा हम उस गोल को प्राप्त करें, हर गोल को कैसे यूज करेंगे, ये हमारा प्रोसीजर होता है। जो गोल डिसाइड हुआ उसको हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, ये हमारा मेन प्रोसीजर में होता है। अगला कंपोनेंट ऑफ आईपी है वो है इवैल्यूएशन, मीन्स मूल्यांकन करना। जो बच्चे को पढ़ाया है सही पढ़ाया गया है, बच्चे को कितना इम्प्रूव हुआ है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, बच्चे कहाँ पर वीक हैं, इत्यादि की इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, रीसेट असेसमेंट करते हैं, टास्क एनालिसिस करके इवैल्यूएशन करते हैं। अब तो कंपोनेंट नहीं बचे ना, आए यहाँ पे। अब आ गया अडेप्टेशन कि किस तरीके से बच्चे को किस तरीके से बच्चा अडेप्ट करता है। अडेप्शन के दो पार्ट होते हैं, एक अकोमोडेशन और एक मॉडिफिकेशन। जैसे कि हमने डी सर ने हमें पढ़ाया था पियाजे की थ्योरी में अडेप्टेशन, तो वही चीज है अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन को हम लोग एसिमिलेशन भी कह सकते हैं। अकोमोडेशन मीन्स कोई भी नई चीज हमारी जिंदगी में आई लेकिन फिर भी हमारा रिएक्शन जो है चेंज नहीं हो गया। हाँ, टीचिंग से चेंज, हाँ चेंज हो जाता है अकोमोडेशन में। अकोमोडेशन में चेंज हो जाता है, जबकि एसिमिलेशन या मॉडिफिकेशन में चेंज नहीं। गलत है। एसिमिलेशन, हाँ गलत लिखा है इसमें। देखो सर ने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे पहले टीचर एक क्लास में आया, बच्चे खड़े हो गए, तो पता है कि वो टीचर है। फिर एक कोई अन्य प्राणी आया उसी टाइम पे सेम ड्रेस पहन के, फिर बच्चे खड़े हो गए, तो यहाँ पे रिएक्शन तो सेम रहा ना, तो ये क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ। सर ने बताया था, मीन्स रिएक्शन सेम रहा तो वो क्या हुआ, एसिमिलेशन। वही एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स कंटेंट चेंज नहीं करते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। मॉडिफिकेशन मीन्स कंटेंट चेंज हो जाता है, जैसे हम सामान्य बच्चे से सेंटेंस में लिखवाते हैं, बट एमआर बच्चा एक पॉइंट भी नहीं लिखता है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो मेथड है उसको चेंज कर देते हैं, जो एडेप्टेशन तरीका है वो चेंज कर देते हैं। अगला है पीसीपी,
पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग। पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग में पर्सन विद डिसेबिलिटी जैसे जीना चाहता है उसे वैसी सुविधाएं देनी चाहिए। यह सेल्फ एडवोकेसी या बेस्ड होती, ये सेल्फ एडवोकेसी बेस्ड होती है। सेल्फ एडवोकेसी, हम जैसा जीना चाहेंगे उस प्रकार की सुविधाएं दीजिए। पर्सनल सेंट्रल प्लानिंग में हम लोग सेल्फ एडवोकेसी की बात की। सेल्फ एडवोकेसी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति या जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, हमारे व्यक्ति है, वो जिस तरीके से जीना चाहे हम उस तरीके से उसे सारी सुविधाएं दें। पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग माइल्ड प्रोफाइंड CPID या जिनमें मेटा कॉग्निशन हो उनके लिए होता है। यह नॉर्मलाइजेशन से शुरू हुई है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन गुलाम बर्गर ने स्टार्ट किया। पर्सन सेंट्रल प्लानिंग में पर्सन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर IP असेसमेंट सिस्टम नहीं होता, यहाँ भी स्पेशल एजुकेटर होता है। अगला है पर्सन सेंटर्ड प्लान अडल्ट बच्चों पर किया जाता है क्योंकि अडल्टहुड में बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है। अगला है लाइफ स्किल एजुकेशन। अगला टॉपिक है लाइफ स्किल एजुकेशन। लाइफ स्किल मीन्स जीवन जीने की कला। यह एक करिकुलम होता है जो एडल्टहुड में सिखाया जाता है। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हम बच्चे को बचपन से ही लाइफ स्किल सिखाते हैं। बच्चे को सेल्फ स्किल जैसे कि ब्रश करना आदि लाइफ स्किल सिखाते हैं, जैसे सोशल स्किल, एकेडमिक स्किल, डेली स्किल, मनी कॉन्सेप्ट, शॉपिंग स्किल, मैथ, राइटिंग, अर्थमेटिक, वोकेशनल स्किल। बच्चे की कैपेसिटी क्या है यह बताता है। बस इसमें इतना कंप्लीट है, तो मेरा लिखा है। बस